हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो 93 दिखाया हुआ है, ये पैसेज से है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन पैरा 2। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। शेकिंग और पैल्पिटेटिंग दोनों ही हमारा जो पाउंडिंग के सिनोनिमस है, जिसका मतलब होता है धड़कना या जोर जोर से हिलना। लेकिन जो पैसेज के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे शेकिंग है। अगर वैसे पूछा होता तो हमारा पैल्पिटेटिंग हो जाता है, यानी कि धड़कना। जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट पाउंडिंग मतलब जो दिल का धड़कना। तो हमें ये पाउंडिंग का मीनिंग यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिसेंट। डिसेंड होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। जैसे कि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, मैथ में आता है, तो वो 5, 4, 3, 2 इस तरीके से बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसका अपोजिट होता है, जिसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो डिसेंडिंग में हम ऊपर से नीचे की तरफ, असेंड का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन तो बिल्कुल नहीं है, जैसे बट होता है, बिकॉज होता है, इस तरह। तो वर्ड हमारे कंजक्शन होते हैं। लेकिन जो प्रीपोजिशन में क्या होता है, ऑन आ गया, एट आ गया, यानी कि जो है संज्ञा के साथ, नाउन के साथ जो वर्ड रिलेशन बताते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन नहीं है। प्रोनाउन पता ही है, जो संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले शब्द होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आई, ही, वी, इस तरीके के शब्द। एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पे आंसर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जो एडवर्ब होते हैं एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, साथ ही साथ में वो वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। तो जो सारी लगभग हर रात क्या है, नई जो घास है वो स्प्रिंग अप होती है। तो स्प्रिंग अप कब होती है घास? ओवरनाइट, रात को होती है। तो ये इसका वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब है। ओवरनाइट भी हमारा एडवर्ब है। और जो एडवर्ब को भी बता रहा है कि ओवरनाइट में कब होती है, ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर टाइम तक होती है। तो एडवर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड, वो भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपके लिए मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, ताकि जो विद एग्जाम्पल, ताकि जो सारे डाउट होते हैं प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में आपके क्लियर हो सके। तो यहाँ ऑप्शन हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और ओवरनाइट यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ओवरनाइट भी एडवर्ब वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एरर बताना है हमें। ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रोमिस। तो यहाँ पे जो न्यू है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो जो सारा सेंटेंस है वो भी पास्ट फॉर्म का ही होगा। तो विल हमारी फ्यूचर वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पे विल का क्या होना चाहिए? वुड आना चाहिए। तो बी पार्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, एरर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमारा पैसेज से, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द अर्थ डज नॉट लुक बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो ये ब्राउन आ जाएगा, ये भी हमारा पैसेज से है। यहाँ पर हम मेनली ग्रामर वाले पोर्शन और पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। ये जो पैसेज है ये आपको खुद से ही प्रैक्टिस करने हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन्स 3 एंड 4। जो लाइन 3 और 4 है हमारी, अ ट्री हुज, ये है हमारी अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट।
जो है पेड़ है यहाँ पे उसका क्या बताया गया है, हंग्री माउथ, यानी कि पेड़ को जो ह्यूमन का जो माउथ होता है उससे रिलेट किया गया है, पर्सोनिफिकेशन हुआ है। जहाँ पे भी किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का मानवीकरण होता है, यानी कि उसको ह्यूमंस के साथ कंपेयर करके दिखाया जाता है, तो उस वाली जो फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सिमिली में हमारे लाइक, एज, इस तरह के वर्ड्स हमें मिलेंगे, यानी कि कंपैरिजन होगा। एलिट्रेशन है हमारा मेन यहाँ पे। एलिट्रेशन को हम अनुप्रास भी कहते हैं। तो एक वर्ड को बार बार जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, जब उसको 2-3 वर्ड में रिपीट किया जाता है, यानी कि जो लगातार 3 वर्ड है वो बी से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे एलिट्रेशन है, अनुप्रास होता है। इसके बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। तो यहाँ पे जो लाइक आ गया उसी से हमें पता हो जाना चाहिए कि सिमिली मेटाफर का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। तो ये भी हमारा पैसे से लिया गया है कि जो वर्ड माउथ है उसको किसके साथ रेफर किया गया है, रूट्स के साथ रेफर किया गया है। नेक्स्ट हमारा पेडागोजी से क्वेश्चन है 106। A language teacher firstly asked students to introduce themselves to each other in the class. Then she asked them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase. तो वो बिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ ये बिक्स कैल्प इन सब के ऊपर, कि बिक्स में क्या होता है, डे टू डे की जो लैंग्वेज होती है वो बच्चा सीखता है, उसमें कन्वर्सेशन करता है। जब तो इंट्रोडक्शन होता है क्लास का, तो वो उसकी मदर टंग में बच्चे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे बिक्स इंक्रीज हो रहा है। कैल्प जो होता है वो होता है बच्चे की जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि बच्चा सीखता है, और ये कंसेप्ट जिम क्यूमिंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। लिटरेचर का यूज क्यों होना चाहिए और किस तरह का बच्चे का लिटरेचर होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, चैनल पर वीडियो डली हुई है, आप उसे जाकर जरूर देखें। जो बच्चे का लिटरेचर है वो मोरल वैल्यू पे फोकस वाला नहीं होना चाहिए, उसके फॉन्ट बड़े बड़े होने चाहिए, एनिमल करेक्टर होने चाहिए, इमेजिनेटिव करेक्टर होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, इट हेल्प्स लर्नर टू बी बडिंग राइटर। बडिंग राइटर क्या होता है, उभरता हुआ या होनहार लेखक। तो बच्चे को यहाँ पे राइटर बनाना मकसद नहीं होता लिटरेचर में। इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स, ना ही जो ग्रामेटिकल फॉर्म्स है उसके लिए तो अदर वे भी हो सकते हैं, तो लिटरेचर का वो फोकस नहीं होता। इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज अमंग द लर्नर। तो ये तो बिल्कुल नहीं, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो मोरल वैल्यू है लिटरेचर बच्चे की प्राइमरी फोकस नहीं होता। इट एक्सपोजेस देम टू डिफरेंट जेंडर, कल्चर एंड सोशल इश्यूज। तो बच्चे को क्या है, जो सोशल इश्यूज होते हैं उसकी कल्चर कंटेक्स्ट से रिलेटेड उसका लिटरेचर होना चाहिए, ताकि उसके बारे में उसको जानकारी हो। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मोरल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का अदर वे से भी सिखा सकते, तो लिटरेचर इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जस्ट ये जो है रीजन नहीं हो सकता लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। करिए। अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, व्हाट इज दिस नोन एज। तो जहाँ पे बॉडीली मूवमेंट की बात होती है कि बच्चे सिर्फ मूवमेंट के थ्रू अपना जो है लर्न करते हैं, तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। इसमें बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है, इसलिए यहाँ पे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स इमीडिएटली। दे आर प्रैक्टिसिंग डायलॉग्स इन कोर्स द टीचर इज फॉलोइंग द। तो जो मेथड, ये हमारा जो मेथड है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि जो टीचिंग लर्निंग
लैंग्वेज के जो मेथड हैं वो क्या क्या होने चाहिए, इसको डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड हो जाएगा। तो जहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात होती है, बच्चे को लिसनिंग के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो वो मेथड हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि बच्चे को डायरेक्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है, यानी कि जो बच्चे की टारगेट लैंग्वेज होती है उसी में बच्चा कन्वर्सेशन करता है। ये CLT मेथड, ये सभी मेथड उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। आप चैनल पे जाके वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101110 द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर। बच्चा जब बोलता है तो उस टाइम बच्चे द्वारा जो एरर किए जाते हैं उनके लिए जो बेस्ट तरीका होता है करेक्ट करने का, वो क्या होता है? करेक्ट्स एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट्स हैज मेड द एरर। तो बच्चे को जब बाद में नहीं, बच्चे को उसके बारे में बताना होता है। जब बच्चे ने एरर किया उसी टाइम बच्चे को करेक्ट होना बच्चे का, टीचर का मेन मकसद होता है। पॉइंट्स आउट द एरर इन जनरल एंड लेट्स द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। और बच्चे को पॉइंट आउट करके नहीं, बल्कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को करेक्ट करना है, ताकि बच्चे को एहसास ना हो, उसको ऐसा सेम फील ना हो कि उसने जो उसकी गलती के बारे में उसको पता तो चले, लेकिन ऐसा तरीका भी ना हो कि बच्चा सेम फील करे और वो डिमोटिवेट हो। तो जर्नली उस बच्चे को एरर को जर्नल तरीके से टीचर को बताना चाहिए और करेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर learners almost the same pictures and ask them to find the difference between the two students. Ask each other question to discover how the two pictures are different this can be. तो यहाँ पे जो है पिक्चर्स के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे को जो स्पीकिंग एक्टिविटी करवाई जा रही है, उनको बोलने की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है बाय टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112 ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग। तो जो राइटिंग की प्रॉब्लम होती है वो डिस्ग्राफिया में होती है, यानी कि बच्चे को मान लिया ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है, तो ग्राफ बनाने में वो राइट करना पड़ेगा, तो राइटिंग की प्रॉब्लम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। डिसलेक्सिया होता है हमारा रीडिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी। और डिस्फेजिया में क्या होता है, बच्चे का जो पोस्चर होता है, बॉडी मूवमेंट्स होती है, उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और कैलकुलेशन हमारी मैथ में होती है, तो मैथमेटिक्स में बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिटेल में डिस्कस करने के लिए, डिटेल में इस कंसेप्ट को समझने के लिए चैनल पर वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 इट स्पेसिफाइज द रूल विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। तो जहां पे स्ट्रक्चर्स की बात होती है, फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस, इस तरीके की बात होती है, तो वो आता है हमारा सिंटैक्स के अंदर। ग्रामर के रूल हो गए, फ्रेजेस हो गए, क्लोजेस, सेंटेंसेस, तो उसमें सिंटैक्स के अंदर उसको स्पेसिफाई किया जाता है रूल्स को। अदर जो ऑप्शन की बात करें हम, सिमेंटिक्स में क्या होता है, मीनिंग पे, वर्ड के मीनिंग पे फोकस होता है। कोहेसन में क्या होता है, जो मेन तो हमारे यही है सिमेंटिक्स और सिंटैक्स, इन दोनों के मीनिंग को हमें याद रखना। सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और सिमेंटिक एम आ रहा है तो मीनिंग से रिलेटेड। तो हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि सिमेंटिक्स में एम आता है तो मीनिंग हो गया, और सिंटैक्स का एस हो गया वो स्ट्रक्चर के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114 अ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर एटसेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हियर द क्लासरूम एज ए होल। तो ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चों को ऑडियो विजुअल मेथड के द्वारा बच्चों को लैंग्वेज सिखाई जा रही है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जा रहा है, तो वो रिच रिसोर्स क्लासरूम है। और जो मेथड है वो प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे कर रहा है, रिच रिसोर्स प्रोवाइड करके बच्चे को मल्टीलिंगुअलिज्म सिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कई लैंग्वेजेस की बात हुई है।
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होगा, ग्रामर के रूल सिखाए जाएंगे, कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं आएगा। फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ऐसी भी कुछ बात नहीं है क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा ही लैंग्वेज की बात हो रही है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाएगा जहाँ पे रिच रिसोर्स बच्चे को प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 115 है, द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली assesses स्टूडेंट्स लर्निंग बट आल्सो assesses टीचर्स टीचिंग प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा सफल हो रहा है तो वो टीचर की सफलता होती है, अगर बच्चा फेल है तो वो टीचर का ही फेल्योर माना जाता है। तो ये बिल्कुल फुल्ली राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज फर्स्ट लैंग्वेज। तो ऐसी जो लैंग्वेज जो बच्चे को एक्सप्लिसिट टीचिंग में क्या है, बच्चे को लैंग्वेज स्टेप वाइज सिखाई जाती है, रूल्स के थ्रू भी हो सकता है, वो अदर कोई भी मेथड हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है बच्चा वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखता है, तो विदाउट एनी एक्सप्लिसिट सीखता है, उसमें कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, वो नेचुरली सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। A teacher is facing the problem of students' poor spelling. She listed the probable causes for it and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is action research. पहला जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये एक तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में क्या होता है, एक्शन रिसर्च ज्यादा होती है, क्योंकि इमीडिएट स्टेप टीचर उठा रहा है। अगर बच्चा स्पेलिंग से जूझ रहा है कि उसको स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए वो प्रोबेबल कॉजेज ढूंढता है और उनके लिए स्टेप उठाता है, तो वो एक्शन रिसर्च होगी। और वो जो स्टेप्स उठाए जाएंगे वो क्या होंगे, उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होंगे। तो एक्शन रिसर्च यहाँ पे आंसर आ जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एक प्रोसेस होती है जो बच्चे द्वारा की जाती है, टीचर उसको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी। इम्प्रूव स्पेलिंग क्या होता है, ये हमारा गोल होता है, ना कि ये स्टेप। तो अप्लाइड रिसर्च जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि कोई भी थ्योरी होती है, कोई भी कंसेप्ट होता है, वो बहुत सारे स्कूलों पे अप्लाई किया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर। लेकिन जो एक्शन रिसर्च होता है वो टीचर द्वारा एक स्टेप उठाया जाता है और ये क्लासरूम के अंदर होता है और इमीडिएट सॉल्यूशन इस रिसर्च में ये निकाला जाता है। तो हमें एक्शन रिसर्च का मीनिंग इस तरीके से याद रखना है और बाकी के कंपेयर में क्यों ये हमारा आंसर है इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग। तो नहीं, तो रीडिंग का तो ये हमारा बिल्कुल भी फोकस नहीं हो सकता। अगर बच्चे को पिक्चर वाली बुक्स दी जाती है तो वो उसका जो फोकस होता है, टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एनालाइज द पिक्चर। तो बच्चों को पिक्चर्स को समझे, उनको एनालाइज करे कि उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है, इस तरीके की चीजों पर वो फोकस करे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। अगर कोई भी नया चैप्टर अगर बच्चे को सिखाया जा रहा है तो पहला जो फोकस है वो टीचर का ये होना चाहिए कि उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करते हुए बच्चे को टीचर को कोई भी नया कंसेप्ट शुरू करना चाहिए। वो न्यू चैप्टर भी हो सकता है या कोई कंसेप्ट भी हो सकता है। जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उस बच्चे के, उससे कनेक्ट करके उस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, टीचर आस्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल। अगर बच्चे को अलाउड पढ़ने के लिए बोला जा रहा है तो जो लर्नर्स उसका जो फोकस होता टीचर का इस तरह की रीडिंग करवाने का क्या फोकस हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स। तो वहां पे जो जहाँ पे उसको रुकना है वहां पे रुके, जहाँ पे बच्चे को कोमा आया है वहां पे कितनी देर रुकना है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां पे कितनी देर रुकना है, ताकि बच्चे को रिदम का और उसका जो पंक्चुएशन है कंट्रोल वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे जो रीडिंग अलाउड का जो मेन फोकस होता है बच्चे की प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बच्चा अंडरस्टैंड करे, वो फोकस
यहाँ पे टीचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, which one of the following words is similar in meaning to the word verify are used in the passage। तो verify क्या होता है? कंफर्म करना, किसी चीज को सुनिश्चित करना, सत्यापित करना। तो हमें ये इसका सिनोनिमस के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग टू रिवील। रिवील होता है किसी चीज को बता देना, उसको उजागर कर देना, और इसका अपोजिट वर्ड हो रहेगा कंसील, यानी कि छुपाना। कंसील का मतलब होता है छुपाना, और रिवील का मतलब उजागर कर देना, सामने ले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे दो हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा हमारा जो मेटाफर है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपोजिट और सिनोनिम्स वर्ड्स के बारे में पूछा गया है, मेनली ग्रामर में। ये हमें जो कंसेप्ट है ये सभी हमें अच्छे से क्लियर करने हैं ताकि अच्छे मार्क्स हम सीटेट में एक्वायर कर सके, गेन कर सके। नेक्स्ट है ये, ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक। जो और है यहाँ पे कंजक्शन होता है। कंजक्शन क्या होते हैं? जो कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो कंजक्शन में आते हैं। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे या फिर दो वर्ड को। यहाँ पे रियल और फेक को किस वर्ड से जोड़ा गया है? और से। तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन हो जाएगा। प्रीपोजिशन में हमने कराई था कि ऑन, एट, ये इस तरीके की चीजें, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। प्रोनाउन में आई, वी, अस, इस तरीके के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हैंडराइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू। तो ये भी हमारा पैसेज से पूछा गया है, तो इसके बेस पे नील क्रिमिनल्स आ जाएगा कि ग्राफोलॉजिस्ट का जो हैंडराइटिंग का जो फोकस होता है वो नील क्रिमिनल्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द। ये भी हमारा पैसेज से ही है। 132 में रेडिली का सिमिलर वर्ड बताना है जो कि पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो, तो इजीली हो जाएगा, आसानी से। जो रेडिली है मतलब वो तैयार है तो आसान भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133, जो अपोजिट वर्ड बताना है सोरिंग का। सोरिंग का मीनिंग होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ, और जो फॉलिंग है इसका अपोजिट वर्ड आ जाएगा जिसका मतलब होता है नीचे की तरफ गिरता हुआ। तो सोरिंग और फॉलिंग का हमें मीनिंग याद रखना है ताकि हमारे जो पेपर में हेल्प मिले। बाकी ये कंटेस्ट से भी हमें चीजें समझ आ सकती हैं। नेक्स्ट है 134, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। एरर का भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें जो ग्रामर्स के रूल्स हैं उनको अगर पता होगा तो हम अच्छे से एरर का क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी में पूछा गया है, बोथ रघुनाथ एज वेल एज रेविस हैव। तो जब भी हमें याद रखना है कि बोथ आ जाए तो जो बोथ के साथ जो पेयर बनता है वो एंड का बनता है। तो यहाँ पे एज वेल एज की बजाय एंड शब्द होना चाहिए। तो हमें ये याद रखना है कि अगर बोथ आ जाता है तो बोथ के साथ एंड आएगा। बाकी और भी बहुत सारे पेयर हैं, इनसे रिलेटेड भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी। इन सभी जो कंसेप्ट को एक ही वीडियो में अच्छे से मैं क्लियर करूंगी आपको। जैसे बोथ और एंड है तो सो एंड एज का भी एक पेयर होता है। तो इस तरीके से ये कई सारे पेयर होते हैं जिनका अगर उनमें से अगर एक वर्ड को हम पहचान लेते हैं तो दूसरा उसका पेयर अगर उसके साथ है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो एरर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर कैल्प। कैल्प के अंदर क्या आएगा? फॉर्मल लैंग्वेज जिसमें बच्चा यूज करेगा, सीखेगा, तो वो कैल्प होएगा। तो राइटिंग बुक रिव्यूज, तो बच्चा रिव्यू तभी लिखेगा जब उसको एक अच्छी लैंग्वेज की नॉलेज है।
तो उसके ऊपर मेकिंग रिजर्वेशन तो ये नहीं आएगा, आंसरिंग कॉल्स भी नहीं आएगा, अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून तो ये तो हमारा डे टू डे लैंग्वेज की यूज है। कैल्प में क्या होगा, बच्चा फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। जो बिक्स होता है उसमें डे टू डे लैंग्वेज आ जाती है, तो ये तीनों ऑप्शन में बिक्स का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। तो लैंग्वेज और सोसाइटी की के बीच जो रिलेशन जो दिखाता है वो सोशियो लिंग्विस्टिक। तो यहाँ से हम समझ भी सकते हैं सोसाइटी का सोशियो लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक शब्द है, तो यहाँ से ऐसे हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ड्यूरिंग द लेक्चर, जो कि क्लासरूम के दौरान दी जाती है, और समेटिव हमें सार निकालना होता है, इसलिए वो एंड में होती है समेटिव असेसमेंट। तो प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, तो इसमें साथ के साथ में फीडबैक बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये हमारा मेन फोकस होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि अदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो टीचर एफिशिएंसी तो नहीं आएगा, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन कम्पीट भी नहीं आएगा, इंगेजिंग लर्नर इन मीनिंगफुल टास्क प्रिपेयरिंग देम फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, तो कम्पिटिटिव तो हमारा वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जिसे हम CLT भी बोलते हैं, मेथड इन इंग्लिश लेस स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। तो ये जो टीचिंग जो लैंग्वेज टीचिंग के मेथड हैं उसको मैंने वीडियो में एक जो वीडियो बनाई गई है जो चैनल पे मैंने डाली हुई है उसमें पूरी तरह डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें लैंग्वेज में, इसमें लैंग्वेज टीचिंग मेथड पे मेनली फोकस दिया हुआ है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड में क्या होता है, बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है और उसमें वो बच्चा कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से डिस्कस करता है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, इससे बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस वो भी इंक्रीज होता है। तो हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को ये इस रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके याद रखना है कि जो लर्नर्स है उनको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, एज पर स्टीफन क्रेशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट इन ए लो एंजाइटी सिचुएशन। तो जो स्टीफन क्रेशन है उनका लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उन्होंने 2 तरह की हाइपोथेसिस दी थी, इनपुट हाइपोथेसिस और मॉनिटर हाइपोथेसिस, इसके बारे में भी चैनल पर वीडियो डाली गई है। तो उनका जो इनपुट है उनको कंप्रीहेंसिबल इनपुट कहते हैं, इसको इसी तरीके से वहाँ पे दिखाया गया है, वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया गया है। मॉनिटर हाइपोथेसिस को भी दिखाया गया है। जो ग्रामर का काम क्या होता है, मॉनिटर करना होता है, चेक करना होता है, तो उसके अंदर मॉनिटर हाइपोथेसिस आएगा। और जो इनपुट दिया जाता है वो बच्चे को कंप्रीहेंसिबल होना चाहिए, यानी कि जो उसको समझ में आ सके, ताकि बच्चे की जो एंजाइटी है वो दूर हो जाए। और ये एक तरीके से जो ले वाइगोस्की का जो ZPD का कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है, मतलब उसके साथ मेल खाता है, ZPD से रिलेटेड उन्होंने कंप्रीहेंसिबल इनपुट वर्ड का यूज किया है। ये एक तरीके की बच्चे को हेल्प ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर बच्चे को यहाँ पे क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है कि बच्चे को क्लासरूम में ग्रुप में डिवाइड किया गया कि अगर उनका जो फ्रेंड है गिर जाता है फील्ड में और वो हर्ट होता है, तो किस तरीके से वो उसको सिचुएशन को टैकल करेंगे। उसको एक सिचुएशन दे दी और उस पे बच्चे अब कन्वर्सेशन करेंगे। तो रियल लाइफ सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे तीनों की तीनों। तो जहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन होती है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच होती है। स्ट्रक्चर अप्रोच में ग्रामर्स के रूल पे, जहाँ पे स्ट्रक्चर की बात आती है तो वहाँ पे हमें ग्रामर के रूल से कनेक्ट करना है, और सिंटैक्स है जो हमारा जो हमने पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया उससे रिलेट
करना है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसलेशन पे फोकस दिया जाता है। ऑडियो लिंगुअल लैंग्वेज में हमें जो मेन वर्ड पहचानना है वो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्ड जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे ऑडियो लिंगुअल अप्रोच का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, द वन दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंग कंपोनेंट्स। तो जो मीनिंग का जो कंसेप्ट है, दो चीजों से याद रखना है हमें। सिमेंटिक, जो सिमेंटिक होता है वहाँ पे मीनिंग ऑफ वर्ड्स पे फोकस दिया जाता है, लेकिन ऐसा वर्ड जो मीनिंग के बेस पे बिल्कुल सबसे स्मॉलर यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो वो होता है मोर्फीम। ये भी एम से ही आ रहा है, तो एम से मोर्फीम, एम से मीनिंग। तो जैसे कि साउंड बी है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा मोर्फीम के अंदर आ जाएगा। इसको जो बी का जो मीनिंग है उसको मीनिंग पे फोकस है, तो मीनिंग को, और बी जो साउंड है, तो साउंड तो हमारा फोनिम के अंदर आएगा। लेकिन कोई भी वर्ड है, मान लिया प्ले है, तो उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे प्ले ग्राउंड है, अगर उसको क्या है, हम डिवाइड कर सकते हैं दो मीनिंगफुल वर्ड्स में, लेकिन सिर्फ प्ले वर्ड है तो उसको हम और मीनिंगफुल वर्ड्स में और डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो मॉर्फिंग का एग्जांपल आ जाएगा प्ले। तो ऐसा वर्ड जिसको हम मीनिंग के तरीके से और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो मॉर्फिंग। और फोनिंग, जैसे फोन पे साउंड होती है तो उसको तरीके से हम उसको रिलेट करेंगे कि फोन पे साउंड होती है, तो साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे फोनिम कहते हैं। तो उसे हम यहाँ पे फोनिम कहेंगे। डिप्थोंग क्या होता है, इसमें दो वावल साउंड होती हैं। क्या होंगी? दो वावल साउंड। जैसे कोइन, ओए, ओए यहाँ पे क्या है? डिप्थोंग है। सिंटेक्स का मैंने बताया था कि ग्रामर के रूल और स्ट्रक्चर होता है, तो हमें इनके चारों के मीनिंग को पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड वीडियो, जो ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो एक ही वीडियो में आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि जो सारे आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं, और उनके नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आगे के जो टीचिंग के आप एग्जाम दोगे उसमें भी हमारी हेल्प करेंगे। और अब तो करेंगे ही करेंगे, उसको हमें लास्ट टाइम पे रिवाइज भी करना है, क्योंकि हम सीख लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करके जाते, जिसके कारण अब हमें पेपर में बैठते हैं तो ये होता है कि हाँ हमने सुना तो है लेकिन हमें याद नहीं आता, क्योंकि हमारा रिवीजन उतना नहीं हुआ होता। तो हमें नोट्स बनाने और उनको अच्छे से रिवाइज करना है, और हर वर्ड का मीनिंग समझना है, उसको रिलेट करके समझना है, ताकि उसको लंबे टाइम तक हमें याद रहे। नेक्स्ट है हमारा अलका, स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 often makes a mistake between sure and sir as a language teacher your interpretation will be। अगर बच्चा क्लास 3 और वो प्रोनाउंसिएशन में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? अलका इज ए केयरलेस स्टूडेंट, तो बच्चे को हम ऐसे केयरलेस नहीं बोल सकते। इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, तो ये उसकी बोली या भाषा का, उसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो उस पे इफेक्ट डाल रहा हो। तो ये एक तरीके से हम उस तरीके से एक टीचर को लेना है इसको, या ये नहीं बोलना कि उसकी तो प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं है, या उसको इग्नोर नहीं करना, ना उसको केयरलेस बताना, बल्कि हम उसे एक पॉजिटिव तरीके से लेना है कि ये इसका डायलेक्ट का या लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हो सकता है, और ये टाइम के साथ ठीक भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। तो लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, अगर टीचर बोल रहा है और बच्चे वो कर रहे हैं, तो वो क्या, टीचर उनकी लिसनिंग की प्रैक्टिस करवा रही है, उनमें सुनने से रिलेटेड समझ को इनहेंस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि अगर टीचर कोई भी चीज बोल रही है और बच्चे उसको सुन रहे हैं, उस पे उनके क्वेश्चंस के आंसर देने, उनको उसके बेस पे, या बच्चों को उस तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तो ये सब लिसनिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर्स बुक।
बच्चों को कलेक्ट करने के लिए बोलती है। शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चे की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म का एक्टिविटी प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी है और ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करेगी। तो जहाँ पे दो लैंग्वेज की बात होती है, दो या तीन से ज्यादा लैंग्वेज की बात आती है, तो हमें याद रखना कि वो मल्टीलिंगुअलिज्म का कंसेप्ट डेवलप कर रही है बच्चों में, उसको प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट लर्नर की बात हो रही है कि बच्चे की इंडिपेंडेंट लर्नर के रूप में कौन रोल ज्यादा निभाएगा। जैसे कि टीचिंग एड की बात करें या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे हम टीएलएम भी कहते हैं, या इंटीग्रेटेड मटेरियल्स की बात करें, तो ये बच्चे को प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर बच्चा अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके सीखता है तो वो एज ए इंडिपेंडेंट लर्नर सीख रहा है, यानी कि वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। तो जब भी जो भी चीजें स्कूल के अंदर प्रोवाइड होती है, उसकी क्लासरूम में होती है, वो उनको हम बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहते हैं। तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म बाला भी है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको एज ए लर्निंग एड बच्चा लेता है, और इसका जो मेन फोकस होता है बाला का, वो इंडिपेंडेंट लर्नर होता है। तो जहाँ पे बाला आ जाए, ये फुल फॉर्म आ जाए बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, तो उसको इंडिपेंडेंट लर्नर की तरह के साथ रिलेट करना है, क्योंकि बच्चा इसमें किसी टीएलएम वगैरह पर डिपेंड नहीं होता कि अगर कभी उसको टीएलएम प्रोवाइड की जाएगी तभी वो सीखेगा। वो अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है उससे, उसकी जो क्लासरूम की जो चीजें हैं उनसे वो इंडिपेंडेंटली सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प। अगर बच्चे में रीडिंग कॉर्नर बनाया जाता है क्लास के अंदर, तो क्या करेगा, बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू सिलेक्ट बुक्स। बच्चा खुद से अपने पसंद की बुक्स सिलेक्ट कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है रीडिंग कॉर्नर प्रोवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज love to move pen and pencil into and fro, up and down position. This way of writing is scribing. तो बच्चे ऐसे ऐसे करके सीखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो ये होती है स्क्राइबिंग, जिसे हम एमरजेंट लिटरेसी भी कहते हैं। बच्चे की एमरजेंट लिटरेसी होती है। ये कंसेप्ट भी हमें याद रखना है कि जब बच्चा स्कूल आने से पहले सीखा हुआ होता है तो उसको कहते हैं एमरजेंट लिटरेसी, जिसमें स्क्राइबिंग भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बच्चा बुक्स को कैसे हैंडल करता है, इस तरीके की चीजें सीखता है। तो जब पेंसिल और पेन को आगे पीछे अप डाउन ऐसे बिना कोई डायरेक्शन के मूव करता है तो उसको स्क्राइबिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स to interact in groups and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes social interaction and as advocated by। तो जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात होती है, तो चोमस्की ने तो बताया लैंग्वेज क्या होती है, इनेट एबिलिटी होती है बच्चे की। पियाजे ने कोग्निटिव स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस दिया, उन्होंने सोसाइटी की बात नहीं की। स्किनर है वो हमारे बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, तो उनका तो जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है। तो लेव वाइगोस्की हैं जिन्होंने सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट पे ज्यादा फोकस दिया है। नेक्स्ट है हमारा 150, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द direction for reaching your home from school. When students have written down the directions, they will then present their direction in pairs to each other. This activity will help to increase। तो बच्चे को डायरेक्शंस के लिए बोला जाता है कि उनके घर तक पहुंचने की वो डायरेक्शन, और फिर वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो वो उनका डे टू डे लैंग्वेज में ही बच्चे डिस्कस करेंगे, डे टू डे लैंग्वेज। तो डे टू डे लैंग्वेज की जहाँ पे बात होती है वो बिक्स आ जाएगा। बिक्स में क्या होगा, बच्चा इनफॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो एक्टिविटी होती है, हमें बिक्स को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी से रिलेट करके याद रखना है कि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड दिए कि उसके घर तक पहुंचने का जो डायरेक्शन है उसके बारे में लिखेगा, तो वहां पे बिक्स आएगा। लेकिन जहाँ पे फॉर्मल एक्टिविटी दी गई है वो टेक्स्ट बुक बेस हो सकती है,
तो इस तरह की जब एक्टिविटी दी जाती है, जैसे ऊपर एग्जाम्पल आया था कि बच्चा रिव्यू लिखेगा, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कैल्प के अंदर आएंगी, फॉर्मल चीजें। और जो फेस टू फेस बच्चा कम्युनिकेशन करेगा इनफॉर्मल तरीके से, एवरीडे जो टास्क होते हैं या फिर जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्टिविटी होती है उसमें बिक्स आ जाएगा। तो जो कैल्प और बिक्स का जो है क्वेश्चन ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सीटेट लैंग्वेज पेडागोजी के नाम से मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें इन सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को अच्छी से डिटेल में बताया गया है। आप ये चैनल पे वीडियो जाकर जरूर देखें, ताकि जो ये कंसेप्ट है आपके क्लियर हो जाएं और आप पेपर में गलती ना करें। क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पेपर में, इसलिए मैं आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ जो कि एग्जाम फोकस्ड है। पीवाईक्यू लेकर आपको अच्छी सी डिटेल में बता रही हूँ। फिर इन पीवाईक्यू में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप सभी वीडियो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारी की सारी वीडियो एग्जाम फोकस्ड हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है। तो मेरा यही फोकस है कि अब की बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए और आगे आप टीचिंग के जो एग्जाम है उनकी तैयारी करें। अगर आपको पढ़ने का जो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल कंटेंट लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।